नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पॉर्न फिल्म स्कैंडल में राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मिजोरम से सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम सरकार, सीएम हिमंता बोले राज्य की जमीन नहीं लेने दूंगा। संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी, बंगाल को आबादी के हिसाब से कोरोना वैक्सीन मिले, राज्य का नाम बदलने पर भी हुई बात। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनाव, भारी हिंसा के बीच इमरान की पार्टी को मिली जीत। सबसे पहले बात राज कुंद्रा की। पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने राज के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन इस आग्रह को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इससे पहले अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर भी पहुंची थी और घर की तलाशी ली थी। मामले में राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई थी। डॉक्टर साहब, अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज जो कोर्ट में हुआ उसमें पुलिस ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 14 दिन के लिए आप जुडिशियल कस्टडी में इनको मैं भेज रहा हूं। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में फ़र्क क्या है? पुलिस ये चाह रही थी कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि राज कुंद्रा को हम थाने में ही रखें, उनका फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों से पूछताछ होनी है, आमने सामने करके बिठाना है। जब जुडिशियल कस्टडी होता है तो जो आरोपी होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जेल में इस तरह से आप डे टू डे पूछताछ नहीं कर सकते, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते जो पुलिस करना चाहती है। कहीं उठा करके उनको लेकर के जाना हो किसी उनके दफ्तर पे या उनके घर पे, या किसी दूसरे आरोपी को सामने बिठाना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये झटका दरअसल कुंद्रा को लगा है, क्योंकि ये तो किसी भी तरीके से पुलिस कस्टडी हो, जुडिशियल कस्टडी हो, वो पुलिस की कस्टडी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब 14 दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। इन्होंने एक बेल के लिए अप्लाई किया है, वो बेल भी रिजेक्ट हो गया है। तो अब सवाल एक बड़ा सा ये उठता है कि आखिर क्यों इनकी कस्टडी बढ़ाई जा रही है? बेल हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हर आरोपी का अधिकार है। नॉर्मल केसेस में बेल मिल जाते हैं। इवन आप दंगा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में, ज़्यादातर आरोपियों को बेल मिल गया है। बेल एक राइट की तरह, एक अधिकार की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि सबूतों का भंडार क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा कर लिया है, और जिसको लेकर के जज भी बिल्कुल इस पे सख्त हैं कि ये जो पोर्नोग्राफी का जो पूरा साम्राज्य चल रहा था, इसकी तह तक जाना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी ने 2-4 आज स्टोरी की है, सब के सब चौंकाने वाले हैं। जैसे कि किस हिसाब से फरवरी में जब सब कुछ हुआ था तो उसके बाद वो बच गया। कौन बचाया? बचाने वाले में नाम आ रहा है परमवीर सिंह का और सचिन वाजे का। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी एक बहुत अच्छी स्टोरी कर रही हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से राज कुंद्रा अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। जी, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बात की सबूतों की। तो चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, और कुंद्रा के केस में तो सबूत इतने हैं कि उनकी पूरी जिंदगी तो क्या 7 जन्म भी जेल में गुजर सकते हैं। अब बात दूसरी खबर की। पड़ोसी राज्य मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं जमीन की 1 इंच भी किसी को नहीं दे सकता। अगर कल संसद एक कानून बना दे कि बराक वैली को मिजोरम को दिया जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तक संसद ये फैसला नहीं लेती, मैं किसी भी व्यक्ति को असम की जमीन नहीं लेने दूंगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई असम की सीमा में दाखिल हो। कल हिंसा के दौरान लगातार
30 से 35 मिनट तक फायरिंग हुई है, जिसमें हमारे 5 जवानों की मौत हो गई। कल से 4000 कमांडोज को बॉर्डर पर लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा मुद्दा है। हमारी सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। डॉक्टर साहब, ये पूरा मसला क्या है? देखिए, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये सारे, चाहे वो मिजोरम हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, सबके जो बॉर्डर्स जो हैं वो असम के साथ लगते हैं। 1875 में एक करार हुआ था, जिसके तहत जो अलग ढंग से उसका बंटवारा किया गया, फिर 63 में अलग तरीके से बंटवारा किया गया। दिक्कत क्या है कि ये एक प्लेन है और यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति बनी हुई थी ये नो मैन्स लैंड का, क्योंकि ज़मीन का विवाद है। असम कहता है कि वो हमारी ज़मीन है, मिज़ोरम कहता है ये हमारी ज़मीन है। मिज़ोरम के मुताबिक वो 1875 के करार को मानता है, ये लोग उसको नहीं मानते हैं। तो ये विवाद काफ़ी लंबा चला रहा है और जो आज हुआ है, जितने लोगों की जाने गई है, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। मणिपुर के साथ भी इस तरह से होता रहता है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से नेहरू के ज़माने से हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश हमारा एक है, राज्यों की ज़मीन, उसकी सीमाएं कहाँ कितनी है, ये अब तक हम लोग तय नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए जुडिशरी को, कोर्ट को, संसद को बधाई देना चाहिए कि कितने नकारे हैं ये सब। कि आप एक मुद्दा जो पहले से चला आ रहा है, पहले से हिंसा हो रही है, उसको आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आज क्या हुआ ये कि कुछ लोग, चूंकि ये नो मैन्स लैंड है, कोई किसी का अधिकार नहीं है उसके ऊपर, तो कुछ लोग वहाँ पे आकर के उन लोगों ने झोपड़ी बना ली थी, वो मिजोरम के थे। यहाँ से 2 दिन पहले 20 तारीख के आसपास असम की एक टीम गई थी उस जगह का मुआयना करने के लिए कि कौन लोग घुस आए हैं। तो जब यहाँ की टीम गई, सरकारी टीम थी वो, तो वहाँ पे जो है आईडी लगा दिया किसी ने, वहाँ विस्फोट हो गया। फिर उसके बाद कुछ मिसक्रेंट ने, वो लोग जो घर बना करके अंदर रह रहे थे, उनके झोपड़ियों को जो है इन लोगों ने जला दिया। अब ये जलने के बाद वो वापस चले गए और उसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ और आज हिंसा भड़क गई। दिक्कत क्या है? असम के लोग मारे गए हैं, असम पुलिस के लोग मारे गए हैं, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें आ रही हैं मिजोरम से कि लोगों की मौत के ऊपर किस तरह से वहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिजोरम एक क्रिश्चियन बहुल स्टेट है, वहाँ पे MNF की सरकार चल रही है। बहुत पहले वहाँ पे मिजोरम को लेकर के विवाद भी चल रहा था, आंदोलन भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। अब इसमें सेंटर को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए, और सिर्फ मिजोरम ही नहीं, मिजोरम का मणिपुर के साथ, मणिपुर का असम के साथ, त्रिपुरा का, अरुणाचल का, ये सारी चीज़ों के ऊपर यथाशीघ्र एक बिल्कुल राफ साफ फैसला इस पे लेने की ज़रूरत है, और इस तरह की घटनाएं फिर से ना दोहराई जाए, उसके लिए कड़े इंतजाम करने की आवश्यकता है। जी, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने ये स्पष्ट कर दिया कि असम लोगों के भले के लिए जंगल बचाने का काम कर रहा है। हमारी मिजोरम से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले पीएम ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आजादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश किया। आज एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी इस मसले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सदन को 11:45 तक स्थगित किया गया। डॉक्टर साहब, आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? देखिए, विपक्ष नहीं चाहता कि संसद में कोई काम हो, इससे बात तो बिल्कुल साफ हो गई। अगर ऐसी सरकार हो जो ये कहे कि इस मुद्दे पे हम बहस नहीं करना चाहते, उसके बाद अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं, आप ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ही देश के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सारा विपक्ष ये मांग करता है कि इस पे बहस होनी चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सरकार यहाँ कह रही है कि मसला पेगासस का हो या फिर किसानों का हो
या कोई भी मसला हो, उसके ऊपर सरकार बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए जब संसद में तैयार है, तो आप किस आधार पे पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे? 1 सप्ताह बीत गया, पार्लियामेंट में कुछ काम नहीं हुआ। ये जनता के पैसों की, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट है। ये आप राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संसदीय कार्रवाई को रोक नहीं सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है देश के अंदर में। जिस तरह से आप देखिए, ये समय आ गया है कि सरकार को कोई न कोई इस तरह का कानून या कोई इस तरह के जो है नियम बनाने की आवश्यकता है कि जैसे पहले दलबद्दू लोग होते थे जी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोगों ने लगाया जी। कि भाई पता नहीं कौन कहाँ कब कैसे, कौन सांसद कहाँ बिक जाता है, तो उससे जो अस्थिरता आती है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। अब इस तरह के कानून की आवश्यकता है कि जो भी इस तरह की उद्दंडता करता हो, आपको प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, आपको बात समझ में आ रहा। पेगासस का मसला है, बवाल मचाया जा रहा है। भाई पेगासस के मसले के ऊपर जब आईटी मिनिस्टर वो राज्यसभा में बोलने के लिए उठे, आपने उन्हें बोलने नहीं दिया। मतलब ये कि आप ये किस तरह का भाषण आप चाहते हो। तो मुझे मालूम चला कि जो स्टेलमेट है वो इसलिए है कि विपक्ष कहता है कि भाई इस पर बहस हो, सरकार कहती है कि भाई बहस करने के लिए तैयार है, तो विपक्ष कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इस पे जो जवाब जो है वो प्रधानमंत्री देंगे। मतलब ये कि आप क्या सवाल पूछोगे वो आप तय करो, आपका अधिकार है। सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा, कौन जवाब देगा, कितना देर तक जवाब देगा, वो विपक्ष तो तय कर सकता नहीं है। तो ये स्टेलमेट दरअसल विपक्ष की, इसको कह सकते हैं कि वैचारिक दरिद्रता का वो एक परिचायक है कि चूंकि ये लोग बिना सबूत के, अफवाह के आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में बहस हो और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाए। जी, तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने वैचारिक दरिद्रता की बात की, तो हमारे देश के कमजोर विपक्ष की फितरत ही ये है कि वो ना तो खुद कुछ करता है और ना ही किसी को कुछ करने देता है। अब बात चौथी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को करीब 4 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद ममता ने कहा, मैं 2 साल बाद दिल्ली आई हूँ, पीएम से मिलने गई थी, चुनाव के बाद भेंट करना ही पड़ता है, ये संविधान के मुताबिक प्रोटोकॉल बनता है, मैंने इसका पालन किया है। ममता ने कहा कि मैंने कोविड के बारे में उनसे चर्चा की, हमें जो वैक्सीन और दवा मिली है उसे और बढ़ाया जाए। बंगाल को जनसंख्या के मुताबिक ये बहुत कम मिले हैं, इसी बारे में चर्चा हुई। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात है। इसके बाद ममता बुधवार को टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगी। डॉक्टर साहब, ममता ने पहले तो कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, अब वो प्रोटोकॉल की बातें क्यों कर? देखिए, एक शिष्टाचार है ये कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, दिल्ली आता है तो प्रधानमंत्री से वो मिलता है और अपने राज्यों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ग्रीवांसेस है, क्या क्या वो करना चाहती हैं या करना चाहता है, वो प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। चुनाव के दौरान इन दोनों के बीच बहुत खटास, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया ममता बनर्जी की तरह, वो असंवैधानिक, इसको कह सकते हैं कि वो बहुत ही बिलो द बेल्ट हुआ करता था। खैर, चुनाव के हीट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में उठ रहा है कि इन्होंने तो बता दिया कि इन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग कर दी कि हमें कोविड के लिए जो वैक्सीन है वो करोड़ों में चाहिए, जनसंख्या के मुताबिक मिलना चाहिए। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि जो 3000 हिंदू महिलाओं के जो बलात्कार किया गया है उसके बारे में क्या प्रधानमंत्री ने इनकी क्लास लगाई? क्या इनसे पूछा गया कि क्यों लाखों लोग बंगाल को छोड़ के दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो गए? क्या इनसे पूछा गया कि क्यों पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, इवन अब्बास सिद्दीकी के कार्यकर्ताओं को की जो वहाँ हत्या की जा रही है, उस पर आपकी सरकार कोई काम क्यों नहीं कर रही? ये बार बार देखा गया है, बहुत सारे चैनल पे स्टोरी चल रही है। मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री पता नहीं ममता बनर्जी से ऐसे मौके पे मुलाकात कर लेते हैं जिससे बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है।
जब कभी भी वहाँ पे टीएमसी और बीजेपी आमने सामने होती है, अचानक से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेती हैं और बंगाल में अपना जो कह सकते हैं ना पॉपुलरिटी, अपना धमक, अपनी साख वो बढ़ाने में कामयाब हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ठगे से महसूस करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ऐसे मौके पे जब वहाँ बंगाल की सरकार के द्वारा, बंगाल की पुलिस के द्वारा, बंगाल के प्रशासन के द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी, तो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। ममता बनर्जी के लिए चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उन्हें हर जगह जाकर केंद्र सरकार को घेरना ही है और अपना दुखड़ा रोना ही है। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पहली बार सरकार बनाएगी। पीटीआई ने पीओके विधानसभा की 45 सीटों के लिए हुए चुनाव में से 25 सीटें जीती हैं। हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक पीटीआई को सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत मिल गया है और उसे किसी अन्य पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। ये पहली बार है जब पीटीआई पीओके में सरकार का गठन करेगी। परंपरागत रूप से देश की सत्ताधारी पार्टी ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव जीतती आई है। साल 2016 के चुनाव में पीएमएलएन ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक-एक सीट पर कामयाबी मिली है। डॉक्टर साहब, इमरान खान की इस जीत के क्या मायने हैं? देखिए, ये तो आपने खबर में ही बता दिया कि जिसकी वहाँ सरकार होती है वो पार्टी वहाँ जीतती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन के नाम के धूर्तता होती है। इलेक्शन सिर्फ एक छलावा है, वहाँ पे आर्मी तय कर लेती है। और पाकिस्तान के इलेक्शन का सिस्टम भी ये समझ लीजिए, वोटिंग होती है हर पोलिंग बूथ के ऊपर। हिंदुस्तान में क्या होता है कि सारे बैलेट्स और ये जो ईवीएम्स हैं, पहले जब बैलेट्स हुआ करता था तो बैलेट पेपर्स वो काउंटिंग सेंटर्स पे लाए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जहां वोटिंग होती है वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद वहीं पे उसकी गिनती कर दी जाती है और कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि कौन सीट कहां से कौन जीता। अब जो खबरें आ रही है वो मालूम ये चल रहा है कि वोटिंग तो हो गई, वोटिंग के बाद काउंटिंग के समय वहाँ की आर्मी उसके अंदर घुस जाती है। जिसको जिताना है, जिसको ये करना है, वहाँ के सिस्टम उस तरह का है नहीं कि आप जो है कोर्ट के अंदर फिर जाकर के चैलेंज करें। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि जिसकी सरकार होगी वही पार्टी वहाँ पे पीओके के अंदर जीतती है। लेकिन ये सवाल बड़ा लाजमी है कि अभी पीओके को लेकर के वो बहुत सारे बदलाव वहाँ पे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को उसको एक अलग राज्य का दर्जा देने का वहाँ पे फैसला लिया गया है। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उससे एक चीज़ जो अब बिल्कुल साफ है कि जो हिंदुस्तान में कई सारे लोग कहते थे कि JNK जो है एक विवादित टेरिटरी है, ये विवाद एक तरह से ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल UN के अंदर जो बातचीत, जो राहुल नेहरू जी ने गलती करके वो मसले को वहाँ पे वो लेकर के चले गए थे, तो उसमें एक डिस्प्यूटेड लैंड बताया गया था और उसमें रेफरेंडम कराने की बात कही गई थी। तो डिस्प्यूटेड लैंड सिर्फ जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं, बल्कि वो पीओके भी डिस्प्यूटेड लैंड था। अब आपने तो उसको 370 हटा करके आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया और पाकिस्तान इस चीज़ को देखते हुए उधर भी उसने बदलाव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान ने एक तरीके से वो जो लीगल एक जो आर्गुमेंट है वो लूज़ कर चुका है कि ये यहाँ पे एक विवादित टेरिटरी है। क्यों? अगर विवादित टेरिटरी था तो पाकिस्तान ने उसे राज्य का दर्जा क्यों दिया? अब जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवा करके सरकार बनाते हैं, वही प्रोपेगेंडा, वही सारी चीज़ें इमरान खान करना चाहते हैं। इमरान खान एक नकलची पॉलिटिशियन है, हर चीज़ में वो मोदी की नकल करते हैं, लेकिन ओरिजिनल होता है, फोटोकॉपी होता है। और इमरान खान वो तो बहुत ही भद्दा किस्म के फोटोकॉपी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।